जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एमआरएफए प्रोग्राम के बारे में, जहां आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एमआरएफए प्रोग्राम का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, क्या सिर्फ रिजल्ट को बताना अब एक औपचारिकता बची है, क्या भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर्स को सिलेक्ट कर लिया है। जी नहीं, हम इसको ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कुछ वजह है इसके पीछे। इसके वजह से हम ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि क्या वाकई राफेल ऑलरेडी एमआरएफए को जीत चुका है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस में भारत के जो एम्बेसडर हैं उनका कुछ ऐसा कमेंट सामने आया है। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि राफेल डील महज एक औपचारिकता है, बस वो हमें बताना बाकी है, वरना भारतीय वायुसेना ऑलरेडी राफेल फाइटर्स को सेलेक्ट कर चुकी है। तो आइए इस रिपोर्ट में हम इस मामले को गहनता से समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, राफेल को लेकर के अचानक जो इतनी चर्चाएं तेज हुई हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या भारतीय वायुसेना ऑलरेडी कोई बड़ा डिसीजन ले चुकी है। तो आइए इन्हीं सारे विषयों को डिस्कस करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना इस समय घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और भारतीय वायुसेना प्रमुख किसी भी प्रकार से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो गिरावट है स्क्वाड्रन की संख्या में, इस पे रोक लगाई जाए। और आपको याद होगा, हाल ही में जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ANI को अपना एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि निसंदेह भारतीय वायुसेना ने बड़ी संख्या में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को खरीदा है, मार्क 2 को खरीदने के लिए इच्छुक है, लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि भारतीय वायुसेना इन्हें एज MRFA का रिप्लेसमेंट खरीद रही है। उन्होंने कहा कि MRFA हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और इस समय भारतीय वायुसेना रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की तैयारी कर रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तो दूर की बात, अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलना बाकी है। जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाएगी, उसके बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा एक आधिकारिक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा, जिसके बाद जितने भी कंटेंडर्स हैं इनके प्रपोजल्स को इवेलुएट किया जाएगा और उसमें से जो विनर है उसका नाम घोषित किया जाएगा। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टेंडर तो काफी आसान हो गया। दरअसल अगर इतना ही आसान था तो भारतीय वायुसेना ने इसको पहले क्यों नहीं कर लिया। दिक्कत यही है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है तब जब भारतीय वायुसेना को राफेल मिलने शुरू होते हैं, और उस समय हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सर ने ये कहा था कि जो टेंडर प्रोसेस के बारे में भारतीय वायुसेना बात कर रही है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विचार कर रही है, ये एक लेंथी प्रोसेस होगा, इसमें एक लंबा टाइम लगेगा, और वही होता दिख भी रहा है। दरअसल कुछ इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इंडियन एयरफोर्स ने जब ये देखा था कि इस प्रोग्राम में काफी लंबा डिले हो सकता है, तो उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बारे में एक सलाह दी थी। लेकिन उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको मना कर दिया था और कहा था कि जो प्रोक्योरमेंट होगा वो टेंडर प्रोसेस के अंतर्गत होगा, और बाद में यही चीजें होती हैं। वर्ष 2019 में रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू कर दी जाती है और आज वर्ष 2024 चल रहा है, लेकिन इस पे कोई बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल कि राफेल को लेकर के इतनी चर्चाएं क्यों, और हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ये क्यों कहा कि भारतीय वायुसेना ने इनको ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर आप तार्किक रूप से इस बात को समझेंगे तो जब वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना ने राफेल को खरीदा तो सिर्फ राफेल नहीं आए, इसका पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में विकसित होना शुरू हुआ। पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू हुई, इंडियन मेड जो वेपन सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन की बात की गई। इनफैक्ट राफेल को लेकर के जो स्पेशल अपग्रेड्स भारतीय वायुसेना के द्वारा कराई गई, ये भी अब पूरे हो रहे हैं। और आपको याद दिला दें कि वर्ष 2021 में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि भारतीय वायुसेना किसी नए टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट को MRFA में पसंद करना बिल्कुल भी उचित नहीं समझती, जिसका सीधा मतलब ये है कि इशारा तो हमें तभी मिल गया था जब भारतीय वायुसेना का ये प्रमुख का ये बयान आया था। लेकिन इस चीज पे कंफर्मेशन हमें यूं कह सकते हैं ऐसे मिली कि अभी हाल ही में भारत के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने नासिक में एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि नासिक को एक एरोस्पेस हब बनाने का जो विचार है ये इस समय अंडर कंसिडरेशन है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि नासिक में राफेल जैसे जो एडवांस फाइटर्स हैं इनका निर्माण होता दिखाई पड़ेगा। आपको याद दिला दें कि नासिक वही जगह है जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मिग सीरीज के फाइटर जेट्स का निर्माण किया गया है। यही वो जगह है जहां पर सुखोई 30 MKI का निर्माण किया गया है। यही वो जगह है जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इनफैक्ट सुपर सुखोई प्रोग्राम जो होगा वो यहीं से एग्जीक्यूट किया जाएगा, और आने वाले समय में DRAL यानी डसाल्ट रिलायंस का जो ज्वाइंट वेंचर है उसके अंतर्गत राफेल फाइटर्स का निर्माण होता भी यहीं पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस समय ऐसे आसार नजर आ रहे हैं जहां पर राफेल को एक क्लियर विनर के तौर पर देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर फ्रांस इस चीज के लिए इच्छुक है कि भारत में अपनी जो दूसरी प्रोडक्शन लाइन है वो उसको एस्टैब्लिश कर सके, जहां पर न सिर्फ भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा
बल्कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एविएशन को मिलेंगे ये भी यहीं से पूरे किए जाएंगे। और भारतीय वायुसेना के तमाम पूर्व पायलट और पूर्व एयर मार्शल जो है इसी बात का समर्थन करते नजर आए हैं कि अगर एमआरएफए प्रोग्राम में ज्यादा डिले की संभावनाएं बनी तो भारतीय वायुसेना को बिना सोचे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का जो प्रपोजल है ये सामने रखना चाहिए और एक रीजनेबल नंबर में ये जो एयरक्राफ्ट है ये लेने चाहिए। अब इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी इसका एक और प्रमाण है। दरअसल ऑलरेडी डीआरएल के द्वारा राफेल के जो डोर्स हैं और दूसरे कंपोनेंट्स हैं इनका निर्माण किया जा रहा है और अगर ऐसे में राफेल को विजेता घोषित किया जाता है तो ये सारी चीजें भारत के लिए काफी ज्यादा आसान होने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है, क्या वाकई भारत को राफेल लेने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।